बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं बेटा, लेक्चर नंबर 1 MFA। लेक्चर नंबर 1 MFA। चैप्टर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। चैप्टर नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में मेरे बच्चों हमने डिसीजन मेकिंग पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म और एक होती है लॉन्ग टर्म। ये जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसको आपके लेवल पे क्या कहते हैं तो लिख लें, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग मीन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग मीन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अब बेटा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट टू परचेज, हाउ मच टू परचेज, इन्वेंट्री लेवल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, मेक और बाय क्या होता है, शट डाउन डिसीजन क्या होता है, एडिशनल ऑर्डर डिसीजन क्या होता है। ये सारी क्या थी? शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। लॉन्ग टर्म डिसीजन क्या होते हैं? कोई फैक्ट्री बनानी है या नहीं बनानी, कोई प्रोडक्शन सेटअप लगाना है या नहीं लगाना, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है या नहीं लेना। ये सारी चीजें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग को हम अपनी जबान में क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसका दूसरा नाम भी बेटा इन्वेस्टमेंट अवैल्यूएशन। लिखें, इन्वेस्टमेंट अवैल्यूएशन। देखें बेटा, शॉर्ट टर्म डिसीजन कहां पढ़े आप लोगों ने? CMA में ऑलरेडी कवर्ड। लॉन्ग टर्म डिसीजंस कहां पढ़ेंगे? कैब 6 MFA। विल स्टडी नाउ। आज से हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट अप्रेजल? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एक अपॉर्चुनिटी अराइज होगी, एक अपॉर्चुनिटी अराइज होगी, 12 महीनों की होगी या 12 महीनों से ज्यादा की? लिखें, एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मोर देन 12 months, एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मोर देन 12 months। 12 महीनों से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। बेटा बुकलेट ले लीजिएगा प्लीज, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ऊपर से बुक शॉप से। क्या कहा? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर मोर देन 12 months। अब बेटा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 12 महीनों से ज्यादा को अफेक्ट कर रही है। अब बताओ शॉर्ट टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। अब डिसीजन लेना क्या है? इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। इन्वेस्टमेंट कब करूंगा? इन्वेस्टमेंट कब करूंगा? जब फायदा नजर आएगा। कब नहीं करूंगा? जब फायदा नजर नहीं आएगा। ये जो फायदा है ना बेटा, ये मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मीनिंग रखता है। मसलन वाली साहब ने 2 लाख रुपए कमाए और आप 4-5 बहन भाइयों में पूरे महीने खर्च कर दिए। अब अपरेंटली क्या नजर आ रहा है? पैसा जा रहा है, लेकिन अब्बा जी सबसे ज्यादा खुश इस पैसे के खर्च करने में है। क्यों? उन्हें नजर आ रहा है कि आज मैं अपने बच्चों पे पैसे लगाऊंगा तो फ्यूचर में मेरे बच्चे कहीं कामयाब हो जाएंगे। अब अपरेंटली ये नजर आ रहा है कि पैसा जा रहा है और अब्बा जी कह रहे हैं हाँ भाई फीस कब देनी है। इसका मतलब उनकी नजर में जो फायदा है वो आम बंदे को नजर नहीं आ रहा, आम बंदे को नजर नहीं आ रहा है।
हम टीचर शाम में बैठ के अपने लेक्चर फाइनल कर रहे होते हैं, आम आदमी को क्या नजर आ रहा होता है, और यार ये अपना वक्त लगाने में लगा हुआ है, लेकिन उसका फायदा हम टीचर को नजर आता है, बाकी लोगों को नजर नहीं आता। तो फायदे की कई शक्लें होती हैं। क्या बोला? फायदे की कई शक्लें होती हैं। मसलन आपने सीए सेलेक्ट किया, आपके किसी भाई ने एमबीए सेलेक्ट किया, कौन जल्दी कर जाएगा? एमबीए वाला। कौन लेट करेगा? उसने जो एमबीए डिसाइड किया, उसने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें फायदा ढूंढा? टाइम के हिसाब से। और आपने सीए सेलेक्ट किया तो आपने टाइम के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया, आपने उसकी वैल्यू या उसकी सैलरी के हिसाब से डिसीजन लिया। इसका मतलब जिसने अंदाजा लगाना है उसके अंदाजा लगाने का अंदाज डिफरेंट होता है और उसके पीछे पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट होता है। याद करें, आपने डेप्रिसिएशन सीखी हुई है। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते थे? 5 मेथड होते थे, क्योंकि वो एक अंदाजा था, तो आज जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करेंगे तो इसमें भी तो हम फ्यूचर को देख रहे हैं, और फ्यूचर की कोई भी चीज अंदाजा होती है। अब इस अंदाजा लगाने के 5 मेथड है। कितने मेथड है? 5। एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अराइज हुई तो 5 लोग इसको 5 एंगल से देखेंगे, इसलिए इसको कहते हैं अप्रेजल मेथड्स। क्या कहते हैं? हेडिंग बनाएं, अप्रेजल मेथड्स। अप्रेजल मेथड्स। नाम क्या है हमारे टॉपिक का बेटा? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। हेडिंग बनाएं, अप्रेजल मेथड्स। अप्रेजल मेथड्स। अप्रेजल मेथड्स। पहला मेथड क्या है बेटा? पेबैक पीरियड मेथड। दूसरा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तीसरा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। चौथा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पांचवा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। ये 5 है। अब बेटा आपके सिलेबस में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, आपके सिलेबस में डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड भी नहीं है, लेकिन जब नॉलेज की बात आए तो अप्रेजल मेथड कितने हैं? 5। नंबर 1 पेबैक पीरियड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड और इंटरनल रेट ऑफ। हम कितने कवर करेंगे? 3। हम कितने कवर करेंगे? 3। एक क्या होगा? पेबैक पीरियड मेथड। दूसरा, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तीसरा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पिछले 10 मिनट में हमने क्या बात की? बिजनेस को एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आने लगी है और बिजनेस ने डिसाइड करना है कि मैंने ये इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। इस डिसीजन के लिए कितने मेथड हैं एवेल्युएट करने के? 5। हमारे सिलेबस में 3। पहले 5 काउंट करवाएं। पेबैक पीरियड मेथड, अब आप कहेंगे सर 2 मेथड आपने बताए जिनमें पेबैक पीरियड आ रहा है, एक पेबैक पीरियड मेथड है, एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड है। इन दोनों में क्या फर्क है ये आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। पेबैक पीरियड मेथड जो पहला है इसको आप नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड भी कह सकते हैं। तो लिखने पेबैक पीरियड मेथड का दूसरा नाम नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। नॉन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। जब आपके अब्बा जी सीए में आपको पैसे दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपके भाई को एमबीए में फीस दे रहे हैं, तो कहां अब्बा जी की सोच ये है कि पैसे वापस आना शुरू जल्दी हो जाएंगे? एमबीए में। कहां से लेट वापस आएंगे? तो जो पेरेंट्स फाइनेंशियली जरा वीक होते हैं या जो
ज्यादा हिम्मत नहीं कर पाते वो अपने बच्चों को सीए में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि सीए में लगे हुए पैसे देर से वापस आएंगे और एमबीए में पैसे लगे हुए जल्दी वापस आएंगे। मैं अपने सीए की लाइन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट शुरू करूं तो जो इन्वेस्टमेंट करूंगा वो जल्दी वापस आना शुरू होगी। दूसरी तरफ अगर मैं कपड़े की फैक्ट्री लगा लूं तो उधर पैसों की रिकवरी देर से आएगी, क्योंकि मेरा कोर एरिया कौन सा है? सीए है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मेरा कोर एरिया नहीं है। लिखें पे बैक पीरियड मेथड। नंबर 1, पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है? दिस टेक्निक मेजर्स द टाइम पीरियड दैट अ कैपिटल प्रोजेक्ट विल टेक टू पे इट्स, बोलिए, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कितने टाइम में मेरी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट मुझे वापस आ जाएगी, पे बैक पीरियड ये बताता है। लिखने की जरूरत नहीं है, सामने लिखा हुआ, टाइम सेव करके चलेंगे। क्या लिखा हुआ है? दिस टेक्निक मेजर द टाइम पीरियड एट अ कैपिटल प्रोजेक्ट। कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विल टेक टू पे इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बैक, और इट इज लेंथ ऑफ टाइम बिफोर द कैश इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द नेट कैश रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। कितने दिनों में ओरिजिनल पैसा मेरा वापस आ जाएगा, उस टाइम को क्या कहते हैं? पे बैक पीरियड। क्या कहते हैं बेटा? पे बैक पीरियड। सोच के बताना। पे बैक पीरियड सोचते हुए मैंने क्या ये सोचा कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिला? नहीं सोचा। शाबाश। याद रखना, पे बैक पीरियड एक लिक्विडिटी मैयर है। क्या है? लिक्विडिटी मैयर। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? कैश की पोजीशन। लिक्विडिटी मीन यानी मेरा लगाया हुआ कैश कितने दिनों में मुझे वापस मिल जाएगा। बेटा मैं ये क्यों सोच रहा हूं कि मेरा लगाया हुआ कैश मुझे कितने दिनों में वापस मिल जाएगा? क्यों सोच रहा हूं? क्यों सोच रहा हूं? सुने, जब तक पैसा मैंने कारोबार में लगाया हुआ है मैं रिस्क पर हूं। जब वो वैसा वापस मेरी जेब में आ गया तो मेरा रिस्क कम हो गया, और हर बंदा ये चाहता है कि पैसा मुझे जल्द से जल्द वापस मिल जाए। तो पे बैक पीरियड मेथड क्या बता रहा है? लगाया हुआ पैसा कितने दिनों में वापस आ जाएगा। अब बात आई है इन्वेस्टमेंट की। किसकी? जब भी कोई प्रोजेक्ट लगेगा दो तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। एक फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होगी और एक वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होगी। लिखें, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होगी, या इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट्स होंगे। एक फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट। सेकंड वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सेकंड बेटा वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अच्छा भाई, जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे हाथ से क्या जाएगा? कैश। तो फिर पे बैक पीरियड प्रॉफिट की शक्ल में कैलकुलेट करूं, कैश की शक्ल में? कैश की शक्ल में। ये लिखा हुआ है, पे बैक इज मेजर्ड बाय कैश फ्लोज नॉट प्रॉफिट। प्रॉफिट की शक्ल में नहीं होगा। किसकी शक्ल में होगा? कैश। गया कैश है तो वापसी भी कैश की शक्ल में देखूं। अच्छा, कैश प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या फर्क होता है? कैश प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। अच्छा, हमने अपनी प्रीवियस स्टडीज में कैश प्रॉफिट भी देखा हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स भी देखे हुए हैं। जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश पे फोकस करते हैं, और जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, और दोनों में फर्क डेप्रिसिएशन का होता है। क्या बोला? तो लिखें, कैश प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फर्क डेप्रिसिएशन का होता है। कैश प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है बेटा? बोलिए, डेप्रिसिएशन का। अब फार्मूला लिख लें, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू
अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू कैश प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे आया करेगा बेटा? कैश प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दें? अच्छा, और अगर मैं कहूं कि मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए, बोलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दें। अकाउंटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या बेटा अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन पहले कभी हमने ऐड किया हुआ है? जी, FR1 में याद है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो कहां पहुंचा करते थे? कैश पर। कहां पहुंचा करते थे? कैश पर। पिछली बातें याद रखनी है, ठीक है बेटा। अब आ जाए, डिसीजन रूल बाद में करेंगे, पहले कुछ कैलकुलेशन कर लें। आए जी, क्या कह रहा है? फॉर एन इन्वेस्टमेंट विद इवन कैश फ्लोज। व्हाट डू मीन बाय इवन कैश फ्लो? कांस्टेंट लिखें, हमारे इस सब्जेक्ट में इवन मीन कांस्टेंट कैश फ्लोज। कांस्टेंट, व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट कैश फ्लो? हर साल सेम रहें, हर साल सेम रहें। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय, बोले भाई, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोस। एनुअल कैश इनफ्लो, दो तरह के कैश फ्लो होते हैं, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। आए जी, इन्वेस्टमेंट कितनी है बेटा? इन्वेस्टमेंट कितनी है? 20 लाख। एनुअल कैश बेनिफिट इक्वल इन ईच ईयर कितना? 5 लाख। आपने 20 लाख लगाए, हर साल आपको 5 लाख प्रोजेक्ट से कैश आ रहा है। कितना टाइम लगेगा कि 20 लाख आपका वापिस आ जाए? 4 साल। फार्मूला क्या बना? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश बेनिफिट। एनुअल कैश बेनिफिट का मतलब क्या है? इनफ्लो माइनस, बोलो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो नेट कैश फ्लो। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो नेट कैश फ्लो। कहीं ये पढ़ा हो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो नेट कैश फ्लो? इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स में जब वैल्यू इन यूज बनाया करते थे, इनफ्लो में से क्या माइनस करते थे बेटा? आउटफ्लो। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि हर साल 5 लाख का नेट इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके 5-5 लाख हर साल आ रहा है। कितने साल लगेंगे? 4 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? तो फिर पे बैक पीरियड कितना हो गया इस प्रोजेक्ट का? 4 साल। 4 साल हो गया। अब हम दो तरह के इन्वेस्टर देखते हैं, ये बॉयज इन्वेस्टर, ये गर्ल्स इन्वेस्टर। किसका हौसला बड़ा रखो? बॉयज का। बॉयज का हौसला, ये अल्लाह ने फितरत बनाई है बेटा। मेरी मिसेज अक्सर कहती है कि ये हौसला मर्द में ही अल्लाह ने दिया है कि वो पूरी जिंदगी कमाई करता है और अपने बीवी बच्चों पे लगाता रहता है। ये हौसला अल्लाह ने मर्द को दिया। कुछ चीजें हैं जो अल्लाह ने मर्द को दी है। अब ये कहते हैं अंसारी साहब, हम हर उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे जो 6 साल के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें वापस कर दे। तो इनका टारगेट पे बैक पीरियड कितना बना? 6। बच्चियां कहती हैं अंसारी साहब आपकी मेहरबानी, हम ऐसा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगी जो हमें 3 साल में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस कर दे। अब बॉयज क्या कह रहे हैं? सर हम 6 साल के लिए इंतजार करने के लिए रेडी हैं। और गर्ल्स क्या कह रही है? नहीं सर अंसारी, हमें आप ऐसा प्रोजेक्ट सजेस्ट करें जो हमें 3 साल में हमारा पैसा वापस कर दे। अब बताओ, बच्चियों का टारगेट पे बैक और बॉयज का टारगेट पे बैक। अब अगर ये प्रोजेक्ट आप दोनों ग्रुप्स के सामने आए तो कौन एक्सेप्ट कर लेगा? बॉयज एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? 6 से कम पीरियड में मिल रहा है। गर्ल्स क्या कह देंगी? सॉरी सर, आप हमसे बियॉन्ड लिमिट डिमांड कर रहे हैं, हम 3 साल तक इंतजार कर सकती हैं, जबकि आपका प्रोजेक्ट क्या कह रहा है? 4 साल में। तो फिर अगर मैंने डिसीजन रूल देखना है, क्या देखना है? डिसीजन रूल। तो क्या होगा? इफ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड लेस देन
स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड तो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इफ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड ग्रेटर देन स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड तो क्या करेंगे। अब मुझे बताएं प्रोजेक्ट का पे बैक कितना आया, 4। बॉयज का टारगेट कितना था, 6। तो बॉयज क्या करेंगे, बॉयज के लिए ये एक्सेप्टेबल है। पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट का कितना है, 4। गर्ल्स का पे बैक पीरियड टारगेट 3, तो गर्ल्स इसे क्या करेंगी, रिजेक्ट करेंगी, गर्ल्स इसे रिजेक्ट करेंगे। अब यहां इसका मतलब है जो टारगेट बनाया है ये आपका मैक्सिमम पेशेंस है टुवर्ड्स द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम में होगी ऑर्गेनाइजेशन, सोच के बताएं उसका टारगेट पे बैक पीरियड बड़ा होगा छोटा, छोटा, और जिसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, अंसारी साहब जैसा कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करे उसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इधर जहांगीर तरीन को ले लें, उसकी लिक्विडिटी प्रॉब्लम कम होगी, इसका मतलब उसका टारगेट पे बैक पीरियड प्रोलॉन्ग कर जाएगा, उसका टारगेट पे बैक पीरियड प्रोलॉन्ग कर जाएगा। तो जितनी कंपनी लिक्विडिटी क्राइसिस में होगी उतना पे बैक पीरियड वो छोटा रखेगी टारगेट, और जितनी कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम में नहीं होगी उसका उतना टारगेट पे बैक पीरियड लॉन्गर होगा, ज्यादा होगा। तो फिर रूल मैं याद रखूंगा, आप याद रखेंगे, आप याद रखें, हम नहीं कहना बेटा, हम नहीं, मैं, ठीक है, हम में काम खराब हो जाएगा। आए जी, अब आपने देखना है, कल से बुकलेट के बगैर नहीं आना है मेरे बच्चों, मैं बुकलेट के साथ हूं, आप बुकलेट के बगैर हैं तो मजा नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट कितनी की बेटा, 40,000। इनफ्लो माइनस आउटफ्लो एक साल में कितना आ रहा है, 14,000। हमारा फॉर्मूला क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 40,000 को 14,000 से डिवाइड करें, क्या आया, 2.86 ईयर्स। अब अगर टारगेट हुआ 2 साल तो इसे क्या कर दूंगा, रिजेक्ट, और अगर टारगेट हुआ 4 साल तो इसे क्या कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। अब जरा ये देख लें, कभी आता नहीं है लेकिन बता इसलिए आऊं ताकि प्रॉब्लम ना हो कभी आ जाए तो। 2.86 है, 2.86 है, 2 तो हो गया होल नंबर में ईयर्स, 86 जो है वो पॉइंट में है, 0.86 मल्टीप्लाई बाय 12 कीजिए कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर, ओ यार एमएफ में कैलकुलेटर के बगैर नहीं चलेगा यार, क्या कर रहे हैं। 0.86 इंटू 12 कितना बना, तो फिर रूल क्या बना, 2 ईयर्स 10 मंथ्स, 2 ईयर्स। अब अगर टारगेट हुआ 2 ईयर्स 11 मंथ्स का तो क्या करोगे, 2 ईयर 11 मंथ्स का टारगेट है, एक्सेप्ट करेंगे बेटा, और अगर टारगेट हुआ 2 ईयर्स का तो रिजेक्ट करोगे। यानी टारगेट बड़ा हो और पे बैक पीरियड छोटा आ जाए तो एक्सेप्ट करना, अदरवाइज रिजेक्ट करना। एनुअल कैश बेनिफिट 9500 और इन्वेस्टमेंट 1 लाख। व्हाट डू मीन बाय एनुअल कैश बेनिफिट, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, आंसर दें। 10.5263, तो 10 क्या हो गया, ईयर्स हो गया। अब क्या है, 0.5263 से 12 से मल्टीप्लाई करें, कितना बना, तो ये 6 क्या हो गया, मंथ्स। अब आ जाए 0.3156, साल, महीने में कितने दिन, 30, अब डेज कितने बन गए, तो अगर तोड़ के लिखना जाए तो 10 साल हैं, 6 महीने हैं और 9.5 डेज। कर लोगे प्रैक्टिस, परेशानी तो नहीं आएगी। तो फिर पहला जो है वो होल नंबर में ईयर्स है, बाकी जो डेसिमल के बाद है उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल मंथ्स बन जाएंगे, फिर जो बाकी रह जाए उन्हें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, डेज बन जाएंगे। अब आप सॉल्व करके दें जल्दी से कैलकुलेटर पे, जल्दी से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दें और मुझे डिसीजन भी बताएं, यस एंड नो है। 1 मिनट दे दो, एसी स्लो कर दें। कोई बच्चा कैलकुलेटर और बुकलेट के बगैर ना हो बेटा, कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा काम है एमएफए में जी। डेल्टा कंपनी इज प्लानिंग टू परचेज अ मशीन नोन एज मशीन एक्स। मशीन एक्स वुड कॉस्ट 25,000 एंड वुड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ with 0 salvage value. Expected annual cash inflow of the machine is inflow का मतलब
इनफ्लो माइनस आउटफ्लो यानी नेट इनफ्लो। क्या मतलब है बेटा? नेट इनफ्लो। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 10,000 क्या आंसर आया? 2.5 ईयर्स। टारगेट कितना मेरे बच्चों? 3 ईयर्स। अब मुझे बताएं एक्सेप्ट करना चाहिए रिजेक्ट? इसका मतलब ये प्रोजेक्ट हमारे लिए क्या है भाई? क्या है? एक्सेप्टेबल है, ग्रीन है। और अगर हमारा टारगेट 2 ईयर्स होता फिर ये क्या बन जाता? फिर रेड बन जाता, फिर रेड बन जाता। क्लियर रहेगा? तो इसे हमने क्या करना है? एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। एक दूसरी बात भी याद रखिएगा, व्हाट डू मीन बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? सारी डेप्रिसिएशन का मजमुआ, यही मतलब है ना? तो फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब क्या होगा? सारे कैश फ्लोज का मजमुआ, सारे। अब जरा देखिएगा, जब आपने प्रोजेक्ट ए लगाया तो इन्वेस्टमेंट कितनी की? ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, कितनी की? अब मुझे बताइए इस इन्वेस्टमेंट के कितने पार्ट होते हैं? 2। अहमद भाई ये बार बार ब्लिंक करती है स्क्रीन। जी तार हिलती है, लेकिन मैं हिला नहीं रहा, कोशिश कर रहा हूँ। आप जरा फोकस कीजिएगा कि क्या रीजन हो रही है, हैदर भाई से पूछिएगा। इस 180 में क्या क्या शामिल होता है बेटा? एक तो फिक्स एसेट और दूसरा वर्किंग कैपिटल, दोनों मिलाकर 1,80,000। ये आया है या गया है? ये गया है। फिर ईयर 1 में कितना आया? फिर कितना आया? फिर कितना आया? फिर कितना आया? फिर कितना आया? और फिर 5वें साल के एंड में रेजिडुअल वैल्यू भी मिली। और आपको पता है रेजिडुअल वैल्यू भी इनफ्लो होती है। याद करें इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लो होता था, एक एसेट की डिस्पोजल वैल्यू होती थी। और क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्पोजल वैल्यू प्रोजेक्ट के कैश फ्लो में शामिल नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। अब मेरे बच्चों अगला कॉलम देखें, मैं क्या बना के लेकर आया हूं? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब सुनना, कभी अब्बा जी डांटते हैं, कभी प्यार करते हैं। क्यूमुलेटिव प्यार ही रहता है, क्यूमुलेटिव प्यार ही रहता है। वो लहदा बात है, अब्बा जी का प्यार बॉयज के लिए जरा छुपा हुआ होता है, अम्मा का प्यार जरा ओपन होता है, एक्सप्रेसिव होती हैं अम्मा, और अब्बा जो है एक्सप्रेसिव कम होते हैं बॉयज के लिए। क्यूमुलेटिव का मतलब आज तक की पोजीशन। क्यूमुलेटिव का मतलब आज तक की पोजीशन, लिख लें, क्यूमुलेटिव का मतलब आज तक की पोजीशन, आज तक की पोजीशन। बेटा किसकी पोजीशन चेक करूं? कैश फ्लो की। शाबाश मेरा बच्चा, कैश फ्लो की पोजीशन। अब बताओ इन्वेस्टमेंट कब होती है? आज। अब याद करो पिछली अपनी स्टडीज, आज का मतलब टी नॉट बेटा, शाबाश बेटा, टी नॉट या ईयर नॉट। तो बताओ टी नॉट में पोजीशन क्या है? पैसा गया हुआ है, कितना? T1 में कितना आ गया? आज तक की पोजीशन T1 पे खड़े हो गए, T1 तक की पोजीशन बताएं। 100 गया हुआ है। शहरोज हैदर को बुलाएं और बताएं ये चीज। फिर कितना आया? पोजीशन बताएं। 40। फिर कितना हुआ? 40 कितना? 0। फिर 40 आया हुआ है, 840 नहीं 80 आया हुआ है, और फिर 8। जब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्या कहा? जब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 हो जाए तो इसके बिल्कुल पैरेलल जाके देखो कितने साल बने। ये 3 इयर्स क्या है? पे बैक पीरियड। ये 3 इयर्स क्या है? पे बैक पीरियड है सर अंसारी। और होल नंबर में आंसर आया है। किस में आया है? होल नंबर में। तो फिर पे बैक पीरियड की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई? जिस ईयर में क्यूमुलेटिव कैश फ्लो
उसके पैरेलल जितने साल होंगे वो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो के पैरेलल वाले सालों को पे बैक पीरियड कहते हैं। लिखें, जिस ईयर के पैरेलल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 हो जाए, जिस बोले ईयर के पैरेलल क्यूमुलेटिव कैश फ्लो 0 हो जाए, उसको क्या कहेंगे? पे बैक पीरियड। ओके हो गया? पे बैक पीरियड कितना बन गया बेटा? 3 इयर्स। कितना बन गया? 3 इयर्स। अब बेटा ये जो मैं फार्मूला अंडरलाइन कर रहा हूं इसको भी संभाल के रखना है, यहां इसकी जरूरत नहीं पड़ी, आगे पड़ेगी। दोबारा देखें, ईयर बिफोर फुल रिकवरी, ईयर बिफोर प्लस अनकवर्ड कॉस्ट एट स्टार्ट ऑफ ईयर डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ये अभी सिखाऊंगा, 2 मिनट वेट करें बस प्लीज। क्वेश्चन पढ़ें बेटा, क्वेश्चन पढ़ें। चला गया अब तो मैंगो, चला गया ना मैंगो। मैंगो लिमिटेड कंपनी रिक्वायर्स ऑल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू पे बैक देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विद इन, ये विद इन 3 ईयर क्या है? ये भाई ब्लिंक कर रहा है, क्या वजह? टारगेट पे बैक पीरियड हो गया। ये क्या हो गया? टारगेट पे बैक पीरियड हो गया। कितना है टारगेट पे बैक पीरियड? 3 इयर्स। ये टारगेट है। इट इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, इट इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ कैपिटल आउटले ऑफ 1,40,000। क्या कह रहा है? कैपिटल आउटले। कैपिटल आउटले का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखें। कैपिटल आउटले मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ, बोलें जी, एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ किसमें? अब मुझे बताएं, आपने फिक्स एसेट में कितना लगाया? आपने वर्किंग कैपिटल में कितना लगाया? क्योंकि दरमियान में एंड है, इंक्लूडिंग नहीं है। इंक्लूडिंग होता तो शामिल था, एंड का मतलब ये अलहदा है, ये। अब मुझे बताएं टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,40,000 है, और दूसरा कितना है? 20,000 है। सॉरी बेटा, माजरत, 20,000। टोटल कितना हो गया? 1,60,000। The project is expected to earn the following net cash receipt: 40,000 नेट इनफ्लो, 50,000 नेट इनफ्लो, 90,000 नेट इनफ्लो, 20,000, क्योंकि क्या वर्ड लिखा हुआ है? नेट कैश रिसीट्स। क्या? नेट कैश रिसीट्स। नेट कैश रिसीट्स। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है? पे बैक पीरियड। जल्दी से आप कैलकुलेट करके दें मुझे, फिर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। अहमद भाई, अगले बैच के लिए ना ये जो आगे आंसर है ये ख़त्म कर दीजिए, ठीक है? जल्दी से कैलकुलेट करें, रजिस्टर पे डाटा आपके सामने। सॉरी, माजरत, माजरत बेटा, जल्दी से कर दें। हैदर भाई ब्लिंक कर रही है स्क्रीन, देख लीजिएगा बाद में, अभी देख लेंगे। थैंक यू यार, आपका भी इसमें सपोर्ट और कॉपरेशन रही है इस सिस्टम में कन्वर्ट करने में, बहुत शुक्रिया। जल्दी बच्चों, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। फॉर्मेट बनाएं, कुछ बच्चे फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं। फॉर्मेट के बगैर गुजारा नहीं है, मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए। ये इंट्रो के एमसीक्यूज नहीं है बेटा। कल को आपने रिपोर्ट्स बनाकर देनी है आर्टिकल्स में, तो वहां सारा डाटा आपके पास रिपोर्ट की शक्ल में होना चाहिए।
जी भाईजान शुरू करें, क्या आंसर है भाई? अब यहां पर आपने देखना है कहानी। पहले साल इन्वेस्टमेंट की क्यूमुलेटिव 1,60,000 हो गया, फिर 40 आ गया क्यूमुलेटिव 120 नेगेटिव रह गया, फिर 50 आ गया क्यूमुलेटिव 70 रह गया, फिर 90 आ गया क्यूमुलेटिव 20 पॉजिटिव हो गया। अब पिछला जो क्वेश्चन है उसमें क्या हुआ था ये देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो हुआ, तो फिर पे बैक ढूंढना मुश्किल नहीं था। अब यहां तो बुक का मैंने वर्ड लिख दिया, लेकिन मैं आपको देसी लैंग्वेज में याद करवाता हूं, और देसी लैंग्वेज जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, हमेशा याद रखिएगा। ये तो कंफर्म है कि मेरा पे बैक पीरियड 2 से ज्यादा है, लेकिन साथ ये भी कंफर्म है कि मेरा पे बैक पीरियड 3 से कम है। इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में कहीं आंसर है। तो फिर मैंने क्या किया, 2 लिख लिया, क्योंकि 2 से तो ज्यादा है, और दरमियान में क्या लगा दिया, प्लस। आगे लिखूंगा जो रिक्वायर्ड है और डिवाइड करूंगा जो आया है। न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा, जो कितना रिक्वायर्ड था ये 70,000, और कितना आया है ये 90, 70 ओवर 90। तो फिर क्या हुआ, 2 प्लस रिक्वायर्ड ओवर आया, रिक्वायर्ड ओवर आया, तो लिख लो 2 प्लस रिक्वायर्ड ओवर आया। टू प्लस बोलिए रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रिसीव्ड, रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रिसीव्ड। अब बताएं 2 प्लस रिक्वायर्ड कितना था 70,000, आया कितना 90,000। आंसर बोलो बेटा 2.78 ईयर्स। अब मेरे बच्चों ऊपर जाके देखो टारगेट कितना था। अब बताएं एक्सेप्ट करूं रिजेक्ट करूं? एक्सेप्ट कर लें। क्यों एक्सेप्ट कर लें? सो एक्सेप्ट। आगे चलो जी मेरे बच्चों, टाइम का नहीं पता चलता यार, बड़ा तेज भागता है टाइम। जल्दी से मुझे सॉल्व कर दें। जल्दी से सॉल्व करते हैं, फिल करें, 1 मिनट लगाए। नवाज साहब को बुलाइए। अहमद भाई बोरिंग कॉस्ट रखनी है इधर। चलो बेटा, The following project B having expected cash flow as under, calculate its payback period method। इन्वेस्टमेंट कब होती है बेटा? T0 में। क्यूमुलेटिव कितना आया 40 नेगेटिव। T1 में कितना आया 20, बाकी रह गया 20 नेगेटिव, फिर आया 16 4 नेगेटिव, फिर आया 12
8 पॉजिटिव, फिर 8 आया, 16 पॉजिटिव, 8 आया, 24 पॉजिटिव, फिर 4 आया, 28 पॉजिटिव। अब जरा देखें, 4 नेगेटिव है और फिर 8 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है और 8 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है मेरा पे बैक पीरियड 2 से तो और 3 से, अब रूल क्या है, 2 बोले 2 प्लस रिक्वायर्ड, 2 प्लस रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय रिसीव्ड। 2 प्लस रिक्वायर्ड कितना है 4, आया कितना है 12। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 4 नजर आएगा पहले और 12 नजर आएगा बाद में। 4 प्रीवियस ईयर में नजर आएगा और 12 करंट ईयर में नजर आएगा। क्यों? करंट ईयर में ज्यादा आया है और 4 तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो लिख लेना 4 प्रीवियस ईयर में नजर आया है, 12 नेक्स्ट ईयर में। पैरेलल ना ढूंढिएगा, कुछ बच्चे पैरेलल में गलती कर जाते हैं, वो 4 के सामने 16 लिख लेते हैं, 4 पहले आएगा और 12 बाद में आएगा। क्या आंसर बन गया बेटा? 2.33, 2.333। टारगेट नहीं है। अब टारगेट में 2 ऑप्शन है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 3 और नहीं, 4 और 2। अगर 2 हुआ तो रिजेक्ट कर दो, 4 हुआ तो एक्सेप्ट कर दो। ओके ओके भाई। अब मैं क्या करने लगा, अब मैं क्वेश्चन पे स्क्रीन पर लाने लगा अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या लाने लगा? और पे बैक ने तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेट नहीं होना, उसने तो किससे कैलकुलेट होना है? उसने तो कैश प्रॉफिट से होना है। अब रहो, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट क्वेश्चन में हुआ तो कैश प्रॉफिट पे कैसे जाऊंगा? डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके। हेडिंग बनाए, पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज गिवन इन क्वेश्चन। क्या हेडिंग बनाई बेटा? पे बैक पीरियड कैलकुलेशन इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आर गिवन। चलो बेटा जी। मेरे बच्चों क्या कह रहा है? कहते हैं अंसारी लिमिटेड इज एवेल्युएटिंग अ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या? इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 मिलियन। द प्रोजेक्ट विल हैव अ लाइफ ऑफ 5 years. Expected residual value is 20. Financial controller has prepared the following forecast for the expected profit over the life of। किसकी बात कर रहा है? प्रॉफिट की। किसकी बात कर रहा है? अब देखें लिखा हुआ भी क्या है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में क्या ऐड करना पड़ेगा? बोले भाई, डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। जब अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? कैश प्रॉफिट्स पर। कहां पहुंच जाएंगे? कैश प्रॉफिट्स पर। अब डेप्रिसिएशन के लिए याद करना पड़ेगा हमें अपनी अकाउंटिंग को। इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट। और अगर इस 200 मिलियन में वर्किंग कैपिटल भी होता तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस, यानी नेट करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स डेप्रिशिएट, तो लिखो अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल हुआ, अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट में वर्किंग कैपिटल हुआ तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए वर्किंग कैपिटल एक्सक्लूड करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। अब आओ बच्चों डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन के लिए क्या फॉर्मूला हुआ करता था? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू
ओवर लाइफ। कॉस्ट बोलो बेटा 200। माजरत, कंसंट्रेशन लूज होती है। आप MFA के लिए आए हैं R1 के लिए? भाई बाद में ना क्लास मिक्स हो जाएगी ना, फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी बेटा, बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा। 200। रेजिडुअल वैल्यू बोलें भाई 20, लाइफ बोलें 5। फ्रैक्शन लगाऊं भाई, फ्रैक्शन लगाऊं? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो तो कब बाय किया? साल के। अब बोलें डेप्रिसिएशन कितनी है? 36 पर ईयर, 36 पर ईयर। अब आ जाए भाई, क्या है हमारे पास क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन चाहिए, पर ईयर कितनी लूं? 36। हर साल 36 लिख दीजिए। कितने साल लिखो? 5 साल। कितने साल? 5 साल। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, कर दीजिए ऐड। 61, फिर 73, फिर 56, फिर 81, फिर 50। अब ये क्या है? कैश प्रॉफिट। अब एक कॉलम और बनाना है, उसका नाम क्या है? क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। इसके ऊपर क्या लिख दूं? T0। क्या लिख दूं? कितनी इन्वेस्टमेंट है? 200। कब? T0 में नेगेटिव। अब बताएं जी, T1 में कितना रह गया? 200 माइनस 61, 139 नेगेटिव। फिर 66, फिर 10, फिर 122 पॉजिटिव। अब मेरे बच्चों जरा देखो, मेरा पे बैक पीरियड कहाँ हो सकता है? 2 से ज्यादा, सॉरी 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, 4 से कम। और डायलॉग याद करवाएं, 3 प्लस रिक्वायर्ड ओवर रिसीव, रिक्वायर्ड ओवर रिसीव। 3 प्लस रिक्वायर्ड ओवर रिसीव्ड। 3 प्लस कितना रिक्वायर्ड है? 10 है। रिसीव कितना हुआ? 81। बोलें जी 3.123 ईयर्स। क्वेश्चन में देखें, टारगेट है? टारगेट है? नहीं है, टारगेट नहीं है, क्योंकि ये 5 साल तो प्रोजेक्ट की लाइफ है, ये हमारा टारगेट नहीं है। ओके हो गया बेटा? सोल्यूशन सामने है, पहले हमने अपने हाथ से सॉल्व कर लिया, फिर हमने सामने सोल्यूशन भी शो कर दिया। काम हाथ से करना है, काम हाथ से करना है, सब कुछ हाथ से लिखना। ये नहीं स्लाइड पे जी ये सोल्यूशन मौजूद है, हाथ से। मैं भी हाथ से करूंगा, आपसे भी हाथ से काम करवाऊंगा। जितना करते जाएंगे इंशाल्लाह उतनी प्रैक्टिस होती जाएगी। आगे आओ बेटा। जी मेरे भाई, एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ लें, जितना सॉल्व होता है उतना सॉल्व कर लेते हैं, बाकी घर से देख लीजिएगा। क्या कह रहा है? पढ़ें भाई, कल से बुकलेट लेकर आनी है बेटा। नेस्ले लिमिटेड कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द 4 प्रोजेक्ट। एनी का मतलब किसी एक में, किसी एक में। द कंपनी इंटेंड्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ, इसका मतलब इसने कौन सा मेथड सिलेक्ट किया है? क्या पे बैक पीरियड में प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है? नहीं। क्या देखी जाती है? लिक्विडिटी। क्या देखी जाती है? तो लिख लें साइड पे, पे बैक पीरियड मेथड लिक्विडिटी पर फोकस करता है। अब ये 4 प्रोजेक्ट हैं, टारगेट तो कहीं नहीं दिया हुआ है। बताओ क्या कह रहा है? कैलकुलेट पे बैक पीरियड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस एंड सजेस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट ऑन इट्स बेसिस। कौन सा सुटेबल होगा? जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा, कम नहीं होगा, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा।
जरा जल्दी से प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड बता दीजिए, प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड। प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड जल्दी से कर दें। कैसे आया? 240 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 80, 240 डिवाइडेड बाय, क्या आंसर आया? 3 इयर्स। अब आ जाए नेक्स्ट में, कितना है? 300। ऑल दो ईयर 4 में 20 आ रहा है, लेकिन वो बॉदर नहीं करना क्योंकि उससे पहले ही आपका पे बैक पीरियड कैलकुलेट हो जाएगा। 300 डिवाइडेड बाय, बोलो 120, आंसर 2.5। हाँ, प्रोजेक्ट 3 के लिए क्या कर लीजिए भाई, प्रोजेक्ट 3 के लिए क्या कर लीजिए? क्यूमुलेटिव बना लीजिए, जल्दी से बना दें क्यूमुलेटिव, जल्दी से क्यूमुलेटिव बना दें प्रोजेक्ट 3 के लिए। इन्वेस्टमेंट कितनी है? 400। जल्दी से बना दें, 2 मिनट लगाएं बस। मंथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, ईयर्स में ही आंसर दे दे मुझे। T0 में कितना है इसका? 400। भाई कितना है? 400। डायरेक्ट कर लूँ अगर इजाजत हो? फिर कितना आया? 150। कितना रह गया? 250 नेगेटिव, फिर 150 आया, 100 नेगेटिव, फिर 120 आया। यहीं पे छोड़ रहा हूँ, आगे नहीं लिख रहा। अब यहाँ पे देख लें कितना है, 2 से तो ज्यादा है, प्लस रिक्वायर्ड कितना है? आया कितना? आंसर 2.83 ईयर्स। अब इसमें भी डायरेक्ट कर दीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है? 500। 100 आया तो 400 नेगेटिव, फिर 200 नेगेटिव, फिर 110, फिर 55 है भाई, 55 पॉजिटिव। अब बोलो जी, 110 के सामने देखें कितना था? 110 के सामने 3, 110 के सामने 3, तो 3 प्लस रिक्वायर्ड कितना था? और रिसीव, आंसर 6-7 ईयर्स। बोलो जी, किसे सिलेक्ट करूं? क्यों 2.5 को? क्योंकि इसका पे बैक पीरियड सबसे, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा वही सबसे अट्रैक्टिव है पे बैक पीरियड में। सिर्फ पे बैक पीरियड में है, और पता नहीं उससे आगे क्या मसले पड़ेंगे। अब हर मेथड करेंगे, 5 हैं, 2 आपके सिलेबस में नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं है और डिस्काउंटेड पे बैक नहीं है। सिंपल पे बैक पीरियड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। जो मेन है वो है आपका एनपीवी और आईआरआर। कल से इंशाल्लाह हम अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन पे जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क आएगा तो ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।